नमस्कार साथियों। आज मैं मयूर पांडे साहित्य वाला मंच के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक शाम कोकिला के नाम पर यहां उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लता जी के जीवन पर, उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग जिनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं जो अत्यंत ही मार्मिक हैं, कुछ ऐसे संस्मरण जिनको सुनकर अच्छा लगता है और तमाम ऐसे पुरस्कार जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं जो उनके जीवन में उनको उपलब्धि स्वरूप मिले। मित्रों, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। बंधुओं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर यह गायिका बनेगी और एक ऐसी गायिका बनेगी जिसे सुनने के लिए लाखों करोड़ों मनुष्य अभिभूत हो उठेंगे। मित्रों, शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि एक ऐसी गायिका का प्रादुर्भाव हुआ है जो आगे चलकर 8 दशकों के एक लंबे अंतराल तक भारत के जन जन के मन में अपने स्वरों की गूंज से अपना स्थान बनाएगी और अपनी मृत्यु के पश्चात भी ऐसे अनेक गीतों की संरचना करेगी जिनसे हमारे मन अभिभूत हो उठेंगे। मृत्यु के पश्चात संगीत की रचना कैसे हो सकती है? कम से कम लता जी तो नहीं गा सकती, यह बात तो स्पष्ट है, सीधी है, सरल है। परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूं वह ये कि भले ही लता जी न कर सके, परंतु उनके पदचिन्हों पर चलकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां देते हुए भारत के अनेक नव युवक युवतियां तो कर सकते हैं जो उन्हीं को अपना आदर्श मानकर भारत को पुनः संगीत के क्षेत्र में भी एक विश्वस्थायी सम्मान दिला सके, स्थान दिला सके। मित्रों, यह तो हम कर सकते हैं और इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कारण है कि लता जी अपनी मृत्यु के पश्चात भी अनंत कोटि वर्षों तक हमारे हृदयों में साम्राज्य बनकर रहेंगी। संगीत क्षेत्र में शायद ही उनसे बढ़कर कोई हुआ है अथवा होगा। मित्रों, लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे और उनकी माता श्रीवंती मंगेशकर। वे अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। उनके पिता स्वयं एक प्रतिष्ठित गायक थे और यहाँ वहाँ जाकर वे संगोष्ठियों, विचार मंथन और संगीत के अनेक स्थानों पर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक गुरु भी थे। वे अनेक छात्रों को बुलाकर अपने घर पर उनको संगीत की शिक्षा दिया करते थे। लता मंगेशकर संगीत की शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु उनके पिता कहते थे कि तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें संगीत की शिक्षा दे दी जाएगी और तब तुम मुखरित होकर अपने कंठ से सबको अभिभूत कर देना। परंतु एक बार की घटना है और यहीं से लता जी के संगीत के जीवन का प्रारंभ होता है। मित्रों, लता जी का जीवन संगीत से भरपूर है, परंतु उसका प्रादुर्भाव कहां से होता है, उसका अभ्युदय कहां से होता है, यह इस घटना से जुड़ा हुआ है। मित्रों, एक बार लता जी कहीं गा रही थी। उनके गाने के गुणों को, नशीली उत्तेजना, संगीत के गानपन, इन सभी संगीतिक गुणों को देखकर मास्टर गुलाम हैदर अभिभूत हो उठे। वे उन्हें साथ ले गए। साथ ले जाकर उन्होंने अनेक बड़े संगीतकारों के सामने लता जी को एज अ प्लेबैक सिंगर, पार्श्व संगीतकार के रूप में प्रस्तुत किया। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं, संगीतकारों ने कहा कि लता जी की आवाज बहुत पतली है, ऐसी आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, और उसके पश्चात लता जी को वापस भेज दिया। परंतु गुलाम हैदर, जो स्वयं में भी एक बहुत प्रतिष्ठित और गुणी संगीतकार थे, उन्होंने कहा कि लता, मैं तुम्हें संगीत की और बेहतरीन शिक्षा दूंगा। उसके पश्चात तुम जब गाओगी तो एक ऐसे युग का निर्माण होगा जिसमें सभी लोग तुम्हें ही सुनने के लिए व्याकुल हो उठेंगे। सभी लोग कहेंगे कि तुम संगीत के लिए बनी हो और हम तुम्हें ही सुनना चाहते हैं। मित्रों, 1947 में भारत आजाद होता है, परंतु एक बहुत ही दुखद मांग के साथ। भारत पाकिस्तान बंटवारा।
बंधुओं, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लता जी के गुरु और नूरजहां दोनों लोग भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान चले गए, परंतु नूरजहां ने स्वयं, जिनका एक युग था, लता जी के युग के पहले नूरजहां की अपनी एक बहुत अच्छी महफिल थी, उन्होंने खुद कहा लता लता है, लता के जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ है और न होगा। मित्रों, आगे चलकर धीरे धीरे समय का पहिया बदलता गया, आगे बढ़ता गया और उसी के साथ लता जी के संघर्ष, तपस्या, त्याग और अनेक तप के कारण उनकी प्रशस्ति भी बढ़ती गई। धीरे धीरे अनेकों लोग जानने लगे, संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर उनका नाम छा गया। वक्त आता है 1962 का, जब एक दिन सहसा वे बीमार पड़ गईं। बीमारी की हालत में उन्हें आनन फानन में, तुरंत की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां लोगों ने उनका एक्सरे किया। डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कोई धीमा जहर दे रहा है। इस घटना को सुनने के पश्चात लता जी और उनका पूरा परिवार स्तब्ध था कि आखिर कौन है जो लता जी की मृत्यु चाहता है। एक ऐसी गायिका जिसने संगीत की दुनिया में एक उफान लाकर रख दिया हो, उसके लिए कोई मृत्यु की कामना कैसे कर सकता है। परंतु बंधुओं, आगे चलकर जो उनके घर में एकमात्र रसोइया था, वह भी उसी दिन पलायन कर गया और लता जी ने कहा उसने मुझसे महीने की फीस भी नहीं ली और वह बिना बताए चला गया। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। हम यह कभी नहीं जान पाए कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था। मित्रों, 3 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद लता ने पुनः अपना संगीत जीवन प्रारंभ किया। लता धीरे धीरे और उत्कर्ष पर बढ़ने लगी। जब 64 का युद्ध भारत हार गया और चीन ने भारत के एक भाग पर कब्जा कर लिया, पूरा देश शोकाकुल था, शोकग्रस्त था। उस समय लता जी ने एक अत्यंत ही मार्मिक गीत गाया। भारत के प्रधानमंत्री मित्रों, 64 के युद्ध में भारत हार गया। बंधुओं, उस समय देश बहुत ही शोकाकुल था, बहुत ही दुखी था, कष्ट में था। ऐसे समय में जब लोग हताशा में बिना प्रकाश की एक भी किरण के जी रहे थे, उस समय शहीदों के लिए एक ऐसा मार्मिक गीत गाया लता जी ने, जिसको सुनने के पश्चात भरी सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री, फूट फूट कर रो पड़े। बहरहाल युद्ध के परिणामों को टाला भी नहीं जा सकता था, परंतु लता जी का वह गाना ऐ मेरे वतन के लोगों पूरे जनमानस को एक नई प्राणवायु के साथ स्पंदित कर गया, एक नई जीवंत चेतना के साथ झकझोर गया और लोगों ने उसके पश्चात फिर नई आशा के साथ जीवन प्रारंभ किया। मित्रों, लता जी ने अपने पूरे जीवन काल में 8000 से अधिक गीतों को गाया। इतने अधिक गीतों को गाते गई तो उसके साथ स्वाभाविक है कि अनेक किंवदंतियां भी समाज में आ जाएं। मैं यहां पर 2 प्रसिद्ध किंवदंतियों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। पहली किंवदंती तो यह है कि अमेरिकी विद्वानों ने शोध के लिए उनके गले को जब वे जीवित थी उसी समय लाखों डॉलर देकर खरीद लिया। और दूसरी किंवदंती यह है कि पाकिस्तान के विदेश विभाग ने भारत सरकार से एक बार यह कहा कि आप कश्मीर के बदले में हमें लता मंगेशकर दे दीजिए, चाहे पूरा कश्मीर ले लो परंतु लता मंगेशकर दे दो। मित्रों, यह दोनों चीजें ही किंवदंतियां हैं, परंतु ऐसी प्रसिद्ध किंवदंतियों को प्राप्त करने के लिए भी लता जी जैसी एक प्रसिद्ध गायिका का होना अनिवार्य है। मित्रों, हमें प्रायः यह सुनने को मिलता है कि लता जी नए उभरते हुए साहित्यकारों के विरोध में खड़ी रहती थी, उनका समर्थन नहीं करती थी। वे चाहती थी कि संगीत में मात्र लता ही लता रहे, परंतु ऐसा सही नहीं है। कई लोगों ने लता जी के धवल चरित्र के ऊपर कालिख मलने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ा दी। हम समझते हैं कि ऐसी झूठी अफवाहों का निराकरण होना चाहिए और इसके लिए यही उचित है कि साहित्य वाला जैसे प्लेटफॉर्म्स जो उभर रहे हैं वो इन चीजों का निराकरण करें, ताकि जब हम आगे बढ़ें
और आने वाले समाज में, आने वाले समय में समाज में ऐसी झूठ मूठ की बातें न फैलें। मित्रों, तो घटना है 70 के दशक की, जब रॉयल्टी को लेकर एक घमासान अंतर्द्वंद छिड़ा था। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो खेमे बट चुके थे। एक खेमा लता जी के साथ था और दूसरा खेमा निर्माताओं के साथ। इसका मुद्दा था रॉयल्टी को लेकर। संगीतकारों को गाने के वक्त पैसा दिया जाता था, परंतु उस गाने को गाने के पश्चात उन्हें जीवन पर्यंत रॉयल्टी नहीं दी जाती थी। इसी मुद्दे पर लता जी ने यह देखा कि अन्य जगहों पर, अन्य देशों में संगीतकारों को रॉयल्टी भी दी जाती है और गाने के लिए पैसा भी दिया जाता है। और इसी को लेकर उन्होंने आगे एक अभियान छेड़ा। इसमें अनेक बड़े बड़े साहित्यकार उनके साथ थे, परंतु निर्माता और अनेक बड़े संगीतकार उनके विपक्ष में भी खड़े थे। इसी को लेकर मोहम्मद रफी से उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि संगीतकारों को रॉयल्टी दी जाए। मोहम्मद रफी ने कहा, लता, मैं अगर तुम इस तरह से करोगी तो तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता अगर तुम ऐसे उभरते हुए लोगों का साथ दोगी। और इंडस्ट्री इस पक्ष में भी नहीं है कि हम नए उभरते हुए कलाकारों को दिन भर रॉयल्टी देते फिरें। तो इसके उत्तर में लता जी ने कहा कि रफी, तुम मुझे क्या मना करोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ती हूं। अब मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगी। बंधुओं, इसी के दूसरे पक्ष में एक बार राजकुमार जी ने कहा कि लता, मैं यहां इंडस्ट्री में तुमको और सब लोगों को रॉयल्टी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहां बिजनेस करने आया हूं, खैरात बांटने नहीं। इस पर लता जी ने कहा, तो मैं भी यहां पर कोई रानी बाग में घूमने नहीं आई हूं, मैं भी यहां पर काम करने आई हूं और मैं चाहती हूं कि सभी को उनका बराबर हक मिले। बंधुओं, इस प्रकार हम इस बात का खंडन कर सकते हैं कि लता जी नए साहित्यकारों, नए संगीतकारों, उभरते हुए कलाकारों के पक्ष में थी, उनके विरोध में कभी नहीं थी। उनका चरित्र सदैव वलक्ष्य रहा है और वलक्ष्य रहेगा। उनके मृत्यु पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करें और ईश्वर से यह कामना करें कि उनके जीवन में जो संकट रहे हैं वैसे संकट और लोगों को न मिले। उभरते हुए साहित्यकारों को, उभरते हुए इतिहासकारों को ऐसे संकट कभी न मिले। बंधुओं, साथ ही साथ मेरी यह भी आशा है कि लता जी के समान ही, यद्यपि यह बहुत मुश्किल कार्य है, परंतु मेरी यह ईश्वर से आशा है कि वह भारत को अनेक ऐसे नव युवक युवतियां दें जो संगीत के क्षेत्र में, जो साहित्य के क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु स्थापित कर सके। भारत विश्व गुरु यदि होगा तो मात्र तकनीक से ही न हो, अपितु धर्म, आध्यात्म, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा समस्त वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक पहलुओं के आधार पर हो। इसमें इतिहास और संस्कृति ये दोनों भी सामान्य अधिकार रखें, ऐसी मेरी आशा है। और इस आशा के साथ मैं और हमारी पूरी साहित्य वाला टीम आपको शुभकामनाएं देती हैं। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति लता जी के जीवन चरित्र पर कितनी भी गोष्ठियां कर ले, कितना भी विचार विमर्श कर ले, परंतु एक ऐसी महिला जिसने अनेकों फिल्म फेयर अवार्ड्स और भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए हों, उनके बारे में कितनी भी चर्चा की जाए बहुत कम है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे इस बार विदा लेना चाहूंगा। समय अभाव के कारण और समय अभाव से भी अधिक शब्दों के अभाव के कारण, इतना सामर्थ्य न होने के कारण कि हम स्वयं स्वर की सरस्वती का जयगान कर सकें, अपने सामर्थ्य अभाव के कारण, समय अभाव के कारण और शब्द अभाव के कारण हम इस डॉक्यूमेंट्री को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और इसी के साथ साथ हम आपसे इस बार के लिए विदा लेते हैं। परंतु हम यही कहना चाहेंगे अंत में कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं उन्हें अपने धाम बुलाएं। सुरलोक की देवी का स्वर्गलोक गमन हो, सुरलोक की देवी का साकेत लोक गमन हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो और भारत को ईश्वर अनेक ऐसी और लता मंगेशकर दें। यद्यपि यह बहुत मुश्किल है,
स्वयं ब्रह्मा के लिए भी, परंतु हमारी यह कामना है कि भारत संगीत के क्षेत्र में भी विश्वगुरु बने, अन्य क्षेत्रों से भी विश्वगुरु बने, ताकि विश्वगुरु के क्षेत्र में भारत की जो सत्ता हो वह संपूर्ण हो, एकाकी न हो, एकांगी न हो, एक रूप से न हो, अपितु सर्वांगीण न हो। अंत में मैं और हमारी पूरी साहित्य वाला टीम भूरी भूरी आपसे विदा लेती है और अगली बार आने के लिए आपके चरणों में विनत है। धन्यवाद। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी वार्तालाप विचार विमर्श कर ले, संगोष्ठियां कर ले और लोगों को इकट्ठा कर भीड़ को संबोधित कर दे, परंतु लता जी का इतना वृहद आयतन में इतना बड़ा चरित्र है जिसकी कल्पना, जिसके ऊपर विचार विमर्श इतनी सरलता से नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इस डॉक्यूमेंट्री को समय अभाव के कारण और अन्य सीमिताओं के कारण रोक रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, परंतु लता जी का चरित्र ऐसा है जिसके लिए कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। मित्रों, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने और हमारी पूरी साहित्य वाला टीम ने प्रयत्न करके 2 दिन के भीतर आपके सामने यह डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की है। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आज मैं मयूर पांडे साहित्य वाला मंच के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक शाम कोकिला के नाम पर यहां उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लता जी के जीवन पर, उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग जिनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं जो अत्यंत ही मार्मिक हैं, कुछ ऐसे संस्मरण जिनको सुनकर अच्छा लगता है और तमाम ऐसे पुरस्कार जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं जो उनके जीवन में उनको उपलब्धि स्वरूप मिले। मित्रों, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। बंधुओं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर यह गायिका बनेगी और एक ऐसी गायिका बनेगी जिसे सुनने के लिए लाखों करोड़ों मनुष्य अभिभूत हो उठेंगे। मित्रों, शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि एक ऐसी गायिका का प्रादुर्भाव हुआ है जो आगे चलकर 8 दशकों के एक लंबे अंतराल तक भारत के जन जन के मन में अपने स्वरों की गूंज से अपना स्थान बनाएगी और अपनी मृत्यु के पश्चात भी ऐसे अनेक गीतों की संरचना करेगी जिनसे हमारे मन अभिभूत हो उठेंगे। मृत्यु के पश्चात संगीत की रचना कैसे हो सकती है? कम से कम लता जी तो नहीं गा सकती, यह बात तो स्पष्ट है, सीधी है, सरल है। परंतु मैं जो कहना चाह रहा हूं वह ये कि भले ही लता जी न कर सके, परंतु उनके पदचिन्हों पर चलकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां देते हुए भारत के अनेक नव युवक युवतियां तो कर सकते हैं जो उन्हीं को अपना आदर्श मानकर भारत को पुनः संगीत के क्षेत्र में भी एक विश्वस्थायी सम्मान दिला सके, स्थान दिला सके। मित्रों, यह तो हम कर सकते हैं और इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कारण है कि लता जी अपनी मृत्यु के पश्चात भी अनंत कोटि वर्षों तक हमारे हृदयों में साम्राज्य बनकर रहेंगी। संगीत क्षेत्र में शायद ही उनसे बढ़कर कोई हुआ है अथवा होगा।